हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट के वीडियोस में हमने एच के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन नंबर 40 तक जो है आपको डिटेल सॉल्यूशन मैंने जितना हो सके प्रोवाइड करने की कोशिश की थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 नंबर तक, और जितना हो सके आपको इस वीडियो में मैं डिटेल सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। देन चलिए आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। तो क्या बोल रहा है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द चिचिबामिन रिएक्शन ऑफ पिरिडीन इज। तो चिचिबामिन रिएक्शंस में पिरिडीन के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो सबसे पहले तो हमें चिचिबामिन रिएक्शन होती क्या है वो पता होनी चाहिए। तो चिचिबामिन रिएक्शन में होता क्या है, यहाँ पे ये मैकेनिज्म है, ये एक्सेप्शनल पार्ट है, आप इसे देख सकते हैं, बट मेनली मैं बताता हूँ कि पिरिडीन को जब आप NaNH2 और यहाँ पे KNH2 दिया हो सकता है, ठीक है, KNH2 दिया हुआ हो सकता है, जब उससे आप ट्रीट करते हैं तो दो दूसरे पोजिशन है वहाँ पे जो है आपका 2 एमिनो पिरिडीन का जो है फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसे ही हम चिचिबामिन रिएक्शन कहते हैं। मैकेनिज्म देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है पहले अटैक करेगा 2 पोजिशन पे, देन ये बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट होगा तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, एंड देन ये रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, एंड आफ्टर दैट फिर से ये एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा और आपका 2 पोजीशन पे जो है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनमें फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन मेजर प्रोडक्ट कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे रिएक्टेंट देखना होगा, एंड यहाँ पे एरो के ऊपर में MCP दिया हुआ है, एंड Me2NH दिया हुआ है। मतलब सबसे पहला बात तो यहाँ पे MCP है वो आपका इपॉक्सीडेशन करेगा, एंड देन ये MENH2 जो है आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा। अगर आप चाहें तो एक बार इस वीडियो पॉज करके आप खुद से ट्राई कीजिए, तो मैं भी सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन बहुत ईजी है और बहुत ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन कुछ इस प्रकार है, देखिए मैंने सबसे पहले बोला कि ये MCP है वो आपका इपॉक्सीडेशन करेगा, लेकिन सबसे मेन है इपॉक्सीडेशन की स्टीरियो, तो उसे समझते हैं। ये TBU जो है अबव द प्लेन है, मतलब देखिए इस तरीके का है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक कार्बन है और ये अबव में आपका कुछ यहाँ पे है प्रेजेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला क्या जा रहा है, जो इपॉक्सीडेशन होगा वो किधर होगा, इधर होगा, तो ये इन दोनों में हिस्टेरिक होगा, अबव द प्लेन होगा, तो ये डाउनवर्ड आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि जो TBU है अगर अबव द प्लेन है और इपॉक्सीडेशन अगर हम अबव द प्लेन इस तरीके से कर देते हैं तो इनमें और इनमें जो स्टेरिक हो जाएगा, तो अबव द प्लेन तो सॉरी इपॉक्सीडेशन होगा ही नहीं, तो यहाँ पे डाउनवर्ड में इपॉक्सीडेशन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे डाउनवर्ड में जो है एक इपॉक्साइड रिंग लगा दिया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि ये MENH2 अटैक कहाँ करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे आप बात कि आप यहाँ पे चारों प्रोडक्ट देखेंगे तो चारों में देखिए सब में जो है 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे जो है आपका यहाँ पे 1 पोजीशन बोलेंगे इसे, ठीक है। 1 पोजीशन पे जो है आपका यहाँ पे सारे पोजीशन पे जो अटैक किया हो गया है, यहाँ पे देखिए किसी भी जगह में यहाँ पे अटैक नहीं किया गया है, मतलब हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमें अटैक करना है इस पोजीशन पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने सिंपली यहाँ पे अटैक किया। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, इपॉक्साइड रिंग कहीं भी बना है, इतना क्लियर है, लेकिन अब ये अटैक किधर से करेगा। अब बात ऐसा है कि इस तरीके से हमारा कुछ रिंग प्रेजेंट है, मान लीजिए सॉरी इस तरीके से हमारे यहाँ पे रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, और यहाँ पे अबव द प्लेन में जो है यहाँ पे प्रेजेंट है आपका TBU, एंड यहाँ पे MENH2 जो है एक भी बल्कि ग्रुप है। अब उसे अटैक करना है तो वो कहाँ से अटैक करेगा, अबव तो कर नहीं सकता है, क्योंकि अबव में जो है आपका यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, TBU, तो ये डाउनवर्ड अटैक करेगा, ठीक है, डाउनवर्ड अटैक करेगा तो ये MENH2 डाउनवर्ड चला जाएगा, एंड ये OH है ये अबव द प्लेन चलाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट हमारे इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा। तो सो करेक्ट आंसर हमारा जो हो जाएगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, देखिए TBU एंड OH आपका अबव है एंड MENH2 डाउनवर्ड है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अब लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa वैल्यूज ऑफ द हाईलाइटेड H, ठीक है। तो pKa वैल्यू में पूछा जा रहा है। तो आपको ये पता है कि pH जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू pKa होता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू acidity होता है, ठीक है। मतलब कोई कंपाउंड जितना ज़्यादा एसिडिक होगा उसका उतना ही कम pKa वैल्यू होगा। तो देखिए यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया pKa दिया हुआ, तो pKa में आपको डाउट नहीं आना है, क्योंकि pKa जो होता है इन्वर्सली तो एसिडिटी होता है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपको एसिडिटी तो कैलकुलेट करने आता है, तो आप सबसे पहले एसिडिटी कैलकुलेट कर लीजिए, देन उसको रिवर्स ऑर्डर में कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एसिडिटी करते हैं, तो यहाँ से क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकालते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन निकाल दिए। अब यहाँ पे एक नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे नेगेटिव आ गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जो सेकेंड कंपाउंड है 5 मेंबर पे जो है यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज है, तो ये आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, और इस एरोमेटिक से ज़्यादा एसिडिक कोई है ही नहीं, मतलब यहाँ पे 2 सबसे ज़्यादा एसिडिक हो गया। देन जो कंपाउंड 3 है उसका सबसे ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे ये बॉन्ड शिफ्ट होगा, देखिए बहुत सारा पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, देन यहाँ पे 3 होगा, देन आपका लास्ट में आ जाएगा 1, तो ये आपका एसिडिटी ऑर्डर हो गया। तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, बेसिसिटी ऑर्डर हो जाएगा 1 देन 3
देन 2। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 3 2। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा। अब लेते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 44 और 45 का मुझे क्वेश्चंस के आंसर्स में डाउट थे, इसलिए मैं आपको अभी यहाँ पे सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने चाहता हूँ कि मैं सॉल्यूशन दूँ लेकिन वो गलत हो जाए आपके लिए और आपके कोई फ़ायदा क्या ना हो। तो अगर मुझे बाद में उसके लिए अच्छा सॉल्यूशन मिलता है तो मैं जरूर आपको प्रोवाइड करूँगा, और मैं टेलीग्राम ग्रुप में भी प्रोवाइड कर दूँगा। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते रहता हूँ। अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन ऑफ 46। यहाँ पे क्वेश्चन 46 क्या बोला जा रहा है? आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट प्रोड्यूसेस रेड ऑरेंज कलर्ड प्रोडक्ट व्हेन treated with 2,4-dinitrophenyl hydrogen. The compound does not with SIPS reagent एंड रिजल्ट नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। मतलब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बोला जा रहा है, द कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विथ सिप्स बेस, मतलब सिप्स बेस से रिएक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहला बात आपको सिप्स रिएजेंट जो है वो क्या होता है वो आपको जानना चाहिए। तो देखिए जो सिप्स रिएजेंट होता है वो मेनली जो होता है एल्डिहाइड्स को जो है डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने क्या बोला? वो मेनली जो है एल्डिहाइड्स के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड जो हमारे एल्डिहाइड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ देखिए जो हमारा कंपाउंड डी है वो एल्डिहाइड है, तो इसके लिए तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे या तो ए या तो बी या तो सी होगा, इतना कंफर्म है। अब नेक्स्ट क्या बोला गया है? यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है हमें कि द एंड रिजल्ट्स नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है? इसके लिए मैं आपको सिंपल ट्रिक बता दूं कि जो भी हमारे कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं, इस तरीके कार्बोनिल कंपाउंड, और उनके कार्बोनिल के बगल में अगर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो तो वो आपका पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देंगे, और जहाँ पे नहीं होगा वो नेगेटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा, ठीक है। तो सबसे पहले डी ऑप्शन को हमने एलिमिनेट कर लिया था। अब देखिए ए ऑप्शन में क्या है? यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए ये देगा पॉजिटिव टेस्ट। यहाँ पे सी में देखिए यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी देगा। लेकिन बी ऑप्शन देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे ओनली जस्ट 1 हाइड्रोजन है, तो ये नहीं देगा। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल हैव एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? किसका सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा? अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझने की बात है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब लेमडा ज़्यादा, ठीक है। तो एनर्जी आपको पता होता है वो क्या होता है? एच न्यू, और न्यू इज इक्वल क्या होता है? एच इंटू सी बाय लेमडा। मतलब जितना ज़्यादा लेमडा उतना कम एनर्जी। मैंने क्या बोला? लेमडा जितना ज़्यादा उतना कम एनर्जी हो जाएगा, और जिस कंपाउंड का जितना कम एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा वो स्टेबल होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। मतलब हमें क्या ढूंढना है? हमें स्टेबिलिटी के लिए देखना इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। ये रिलेशन आपको समझ आई? तो चलिए हम क्वेश्चन के यहाँ पे ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमें चारों ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी, मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बना दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो डाइन प्रेजेंट है, यहाँ पे लगातार मिनरल में प्रेजेंट है डाइन, एंड यहाँ पे हमारा जो है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, ये ठीक है। एंड यहाँ पे ये ऑप्शन देखिए यहाँ पे जो है डाइन यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पे बहुत दूर दूर प्रेजेंट है, मतलब यहाँ पे रेजोनेंस नो रेजोनेंस यहाँ पे होगा, मतलब ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। अब यहाँ पे रेजोनेंस हो सकती है, ठीक है, तो इसमें रेजोनेंस हो सकती है, तो हमारा ये ऑप्शन हो सकता है सी ऑप्शन। अब यहाँ पे भी रेजोनेंस हो सकती है लेकिन यहाँ पे उतना अच्छा रेजोनेंस नहीं होगा, इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या तो सी होगा, ठीक है, या तो सी होगा या तो डी होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए एक बात, यहाँ पे कितने रेजोनेंस पॉसिबल है? यहाँ पे एक ये जाएगा एक ये जाएगा मान लीजिए, लेकिन यहाँ पे एक ये जाएगा एक ये जाएगा एक ये जाएगा, मतलब यहाँ 3 प्रेजेंट है। अब जो कंपाउंड में जितना ज़्यादा रेजोनेंस होगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। अब जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उसका उतना ही कम एनर्जी होगा, एनर्जी कम होगा। अब जितना कम एनर्जी होगा उसका उतना ही ज़्यादा लेमडा होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है, 48 नंबर। द 1HN1 स्पेक्ट्रम फॉर विल, ये जो कंपाउंड दिया विल एग्जिबिट, ये कौन सा एग्जिबिट करेगा? तो सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर देखिए हमें दिया हुआ CH3O CH2Cl। तो सबसे पहले जो आपको स्प्लिटिंग पैटर्न जानना होगा, ठीक है, स्प्लिटिंग के लिए आपको जानना होगा। यहाँ पे देखिए ऑप्शन अगर देखेंगे तो 3 प्रोटोनेट डबलेट, 1 प्रोटोनेट सिंगलेट एंड 2 प्रोटोनेट डबलेट दिया हुआ, मतलब स्प्लिटिंग जानना। तो स्प्लिटिंग जो होता है ये बता दूं आपको, स्प्लिटिंग जो होता है आपका वो अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पे डिपेंड करता है। अल्फा कार्बन में जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे उसके जो है N+1 स्प्लिटिंग होता है, जितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसके N+1 स्प्लिटिंग होता है। कैसे वो देखते हैं, चलिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे CH3O दिया हुआ है, तो इसका अल्फा कार्बन पे, यहाँ पे अल्फा में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे N+1 यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, तो यहाँ पे N+1 देखें तो N का वैल्यू, तो यहाँ पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 0+1, तो ये सिंगलेट हो गया, मतलब ये 3 प्रोटोनेट्स हो गया सिंगलेट, इतना ठीक है। एंड दूसरा क्या है CH2Cl है,
ठीक है। CH2Cl है, तो यहाँ पे देखिए इसके अल्फा में यहाँ पे 0 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो ये जो 2 हाइड्रोजन है तो N+1 कितना हो जाएगा 2+1, तो ये ट्रिपलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो 1 प्रोटोन है वो ट्रिपलेट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्या है, ये CH2 के बगल में एक हाइड्रोजन है, तो N+1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1+1 इज इक्वल टू 2, मतलब 2 प्रोटोन हो जाएगा डबलेट। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए हार्मोन इंसुलिन इज देखिए जो हार्मोन इंसुलिन होता है, जो इंसुलिन होता है वो एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। किससे, न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, और एमिनो एसिड्स में क्या प्रेजेंट होता है, एमिनो एसिड्स में पेप्टाइड्स बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम इसे रिलेट कर सकते हैं पेप्टाइड्स, इसलिए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अब बैक्टीरियल सेल डज नॉट कंटेन, जो बैक्टीरियल सेल होता है वो न्यूक्लियस कंटेन नहीं करता, बिकॉज जो बैक्टीरियल सेल होता है वो एक प्रोकैरियोटिक सेल होता है, एंड यहाँ पे जो है हमारा क्या होता है, लैक ऑफ न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होता है, ना कि न्यूक्लियस, उसके अलावा ही मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी यहाँ पे लैक होते हैं, ये बात आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन रिच मोलिकुलर हाइड्राइड। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच मोलिकुलर हाइड्राइड की बात करें तो यहाँ पे CSH के पास में कोई लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, B4H ऐसे भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, SiH4 के साथ पास भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन PH4 के पास देखिए फॉस्फोरस पास लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगा। सो दैट करेक्ट आंसर इज आवर बी। एंड अनदर वन इज क्या है, द वैल्यू ऑफ N फॉर द साइक्लिक आयन इतना दिया हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए मैंने जो एक ट्रिक बना कर रखी है मेरे चैनल पे, अगर आपने उसे नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देखिए, मैं उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाके उसे विजिट करके देख लीजिएगा। मैंने हर तरीके के सिलिकेट्स के बारे में वहाँ पे बता चुके हैं। तो इसके लिए N का वैल्यू क्या होगा वो पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले हम इसका जनरल फॉर्मूला को जानते हैं। ठीक है, तो जनरल फॉर्मूला जो हमारा होता है सिलिकेट्स के लिए, जो मैंने खुद बनाया था, वो होता है हमारा SiO, एंड चार्ज कितना हो जाएगा -4 एंड N, एंड नीचे क्या होता है 4 - N/2 होता है, ये हमारा जनरल होता है। लेकिन हमें दिया हुआ क्या है SiO18 N- दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये जो कंपाउंड इसे हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे, Si6 से उसे जो हम 6 से जो है डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा SiO3 हो जाएगा, एंड ऊपर में N- जो प्रेजेंट था, मतलब SiO3 दिया हुआ है, मतलब जो यहाँ पे 4 - N2 का जो वैल्यू है, 4 - N/2 का जो वैल्यू वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के पास 3 है। तो जब आप इसे सॉल्व करें तो N = आपका आ जाएगा 2। ठीक है, इससे जो है आपका N का वैल्यू निकल गया। अब जब N का वैल्यू आपको निकल चुका है तो इस N का वैल्यू को जो आप इसको सिर्फ इसमें जो है आपको पुट कर देना है। जब आप पुट करेंगे तो आपका जो ये N का वैल्यू जब आप इसमें पुट करें तो आपका जो फॉर्मूला कुछ इस तरीके से आ जाएगा SiO3 2 - अब देखिए हमें लिखना है क्या SiO18 लिखना है, तो अब इसे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे हमने 6 से मल्टीप्लाई किया है, तो Si6O18 हो जाएगा, एंड ऊपर में जो चार्ज हो जाएगा वो 12 माइनस हो जाएगा, सो N = हमारा जाएगा 12। सो द करेक्ट आंसर इज हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 12। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा क्या है, अब यहाँ पे एक डाउट हो रहा है कि यहाँ पे -12 आ रहा है, लेकिन देखिए वहाँ पे चार्ज में N- भी है ना, N- = -12, तो N = आपका हो जाएगा 12। ठीक है, इतना डाउट मत रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अमंग द फॉलोइंग द रिएजेंट्स फॉर सेपरेशन ऑफ ग्रुप 4 मेटल आयन, जो ग्रुप 4 मेटल आयन के लिए जो सेपरेशन करते हैं उसके लिए हम जो रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है हमारा NH4OH, NH4Cl एंड NH4 CO3। सो द करेक्ट आंसर इज आवर डी। अब लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या बोला जा रहा है, अमंग द फॉलोइंग थैलियम कंपाउंड द मोस्ट स्टेबल वन अबव 40°C। तो ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, थैलियम दिया हुआ है आपको, थैलियम से कंपाउंड दिए हुए हैं, यहाँ पे चारों कंपाउंड दिए, तो इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो इसके लिए जो होता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट, कि डाउन द ग्रुप जो होते हैं आपके जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है मोर स्टेबल होता है थैलियम के केस में, वही इनर्ट पेयर इफेक्ट बोला जाता है। तो थैलियम जो होता है उसका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, यहाँ पे देखिए +2 है, यहाँ पे +3 है, एंड यहाँ पे जो है आपका कितना हो जाएगा, यहाँ भी +3 के करीब आएगा, तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा +1 ऑक्सीडेशन वाला वो हो जाएगा ए ऑप्शन। अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को, द टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द FCC क्यूबिक यूनिट सेल, जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं FCC क्यूबिक यूनिट सेल में वो होते हैं आपके 8। ठीक है, ठीक है, अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे मैच करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो NMR किस वेव पे काम करता है, तो NMR जो होता है आपका रेडियो पे काम करता है। तो मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। जो NMR होता है वो रेडियो पे काम करता है, एंड
IR जो होता है वाइब्रेशनल पे आता है, एंड UV जो होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन पे आता है, एंड EPR जो है आपका आता है माइक्रोवेव के केस में। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे जो है इसे डी कह सकते हैं। अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, वो क्या है, अमंग द फॉलोइंग द कंपाउंड्स विद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पे देखिएगा जो हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो SiF4 का जो होता है, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि जो फ्लोरीन यहाँ पे दिया है, फ्लोरीन एक आपका क्या है, फ्लोरीन एक स्मॉल एनायन है। तो स्मॉल एनायन का जो ओवरलैपिंग होता है स्मॉल केटायन के साथ ज़्यादा बेटर होता है। बट ये जो होता है AlF3 के केस में, ये एक क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर होता है। अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपका कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आता है, इस टाइप से, सॉरी इस टाइप का स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, इस टाइप का रिजिड स्ट्रक्चर आता है AlF3 के कारण। और इसका अगर मैं बात करूँ मेल्टिंग पॉइंट की, तो ये होता है आपका 1290 डिग्री सेल्सियस। तो समझ सकते हैं कितना ही होता है। लेकिन उसी केस में जो SiF4 के बारे में बात करें तो ये -90 होता है। PF5 की बात करें तो -93.78 होता है डिग्री सेल्सियस। एंड ये आपका होता है SF6 के केस में -64 डिग्री सेल्सियस। तो आप बता सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा होता है AlF3 का। तो करेक्ट आंसर इज हमारा ये हो जाएगा। एंड कुछ क्वेश्चन जो है मैंने यहाँ पे छोड़ रखे हैं, तो उसका जो सॉल्यूशन है मैं बाद में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे उसके सॉल्यूशंस में जो है डाउट थे। तो उम्मीद है आपको वीडियो के सॉल्यूशंस आपको पसंद आए होंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ से प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोज़ के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।